हाउ द नेचर वर्क्स इन हार्मनी, यानी कि नेचर एक साथ मिलजुल के कैसे रहता है, जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। देखिए ये जो चैप्टर है ना यार, इन चैप्टर्स को मैं बोलता हूं हलवा। हलवा आप जानते हो ना, फटाफट से खा जाओ, चाहे दांत है या नहीं है, खा सकता है कोई भी। तो जिस बच्चे को लर्निंग में साइंस के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने में दिक्कत है, वो इन चैप्टर से स्कोर कर सकता है, बिकॉज ये हलवा है। चाहे आपको समझ में आए ना आए, बट ये तो समझ में आएंगे ही, इतने इजी चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या बताया हुआ है, देखिए अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर काफी ज्यादा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक नेचर का पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एलिफेंट और ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्ट से समझते हैं। अब कुछ स्टेट्स हैं जैसे ओडिशा, झारखंड और असम, यहां पर क्या देखने को मिलता है कि एलिफेंट्स गांव के अंदर यानी कि विलेज के अंदर घुस जाते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं एलिफेंट्स, ये तो बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं। एलिफेंट्स का क्या घूमने का मन करता है विलेज के अंदर? बिल्कुल नहीं। जब भी फॉरेस्ट को क्या करा जाता है, कट करा जाता है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से फॉरेस्ट के अंदर खाने पीने का उन्हें सामान नहीं मिल रहा होता। अब डिफॉरेस्टेशन होगा, सपोज करिए आप गए, आपने पेड़ों को काट दिया, जंगल को काट दिया, उसके ऊपर आपने अपनी बिल्डिंग बना ली जंगल के अंदर, तो बेचारे एलिफेंट जाएंगे कहां? ऑब्वियसली अगर एक एलिमेंट, अगर आपने क्या करा, जंगल को डिस्टर्ब कर दिया, तो बेचारे एलिफेंट्स के रहने की जगह डिस्टर्ब हो गई। वो क्या करेंगे फिर? नॉर्मल विलेज वगैरह के अंदर आएंगे और तबाही मचाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती है नेचर में। देखिए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं? कुछ ऐसे मार्क्ड पाथ्स होते हैं विच कनेक्ट फॉरेस्ट हैबिटेट्स allowing animals to move safely between large forest area। बहुत बड़े बड़े जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं उसके अंदर एनिमल्स मूव कर सके, उनसे मूव कर सके विदाउट एंटरिंग ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि ह्यूमंस के जो विलेजेस हो गए या जो भी जंगल के साइड के रहने वाले गांव वगैरह हो गए, उन सब में ना एंटर करे। वो डायरेक्टली अपनी जिस भी जगह पे उन्हें शिफ्ट होना है, जाना है, वहां जा सकें। उसके लिए क्या क्रिएट करे जाते हैं? वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। अब बात करी गई है हमारे किसकी? हैबिटेट की। सबसे पहले हम हैबिटेट समझते हैं, उसके बाद कंपोनेंट समझेंगे हैबिटेट के। देखिए हैबिटेट क्या है? एक ऐसी स्पेसिफिक जगह, क्या एक ऐसी स्पेसिफिक जगह जहां ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब ऑर्गेनिज्म आपके पॉन्ड में भी रह सकते हैं, आपके ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट में भी रह सकते हैं, पेड़ के ऊपर भी रह सकते हैं। अब ये हैबिटेट के बारे में हमने समझ लिया है कि ऐसी जगह जहां कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका क्या हो गया? स्पेसिफिक प्लेस जहां वो रह रहा है वो उसका हैबिटेट हो गया। बट ये हैबिटेट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं, कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। बायोटिक थिंग्स कौन सी हो गई? हमारी सारी लिविंग थिंग्स हो गई, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक थिंग्स कौन सी हो गई? हमारी नॉन लिविंग थिंग हो गई, सच एज एयर, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल। अच्छा अब आप बताइए कि अगर एक हैबिटेट के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है, जैसे एक मंकी रह रहा है जंगल के अंदर, तो वो बायोटिक चीजों पे ही डिपेंड करेगा क्या? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे बिल्कुल, एबायोटिक चीजों पे क्यों डिपेंड करेगा, नॉन लिविंग थिंग्स पे क्यों डिपेंड करेगा? भाई वो जाएगा जंगल में, घूमेगा, पेड़ के ऊपर चढ़ेगा, जो भी खाने पीने के उसको फ्रूट्स चाहिए वो खा लेगा, मैटर खत्म, बात खत्म। बट आप सोचिए जो पेड़ है, ट्री है, वो कैसे ग्रो कर पा रहा है किसी भी फ्रूट को? क्या आती है उसके पास? जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाता है तभी तो। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है उसे? वाटर की, सनलाइट की, एयर की, एयर में भी स्पेसिफिकली किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। तब जाके वो ये प्रोसेस कर पाता है। दैट मींस एबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर वो मंकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो इन दोनों चीजों की वजह से ही क्या हमारा हैबिटेट चल पाता है। अब देखिए हर एक ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है उसको सरवाइव करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा पोलर बियर को।
अब पोलर बियर ठंडी जगह पे रह सकता है, आप उस पोलर बियर को लाके राजस्थान में रख दो, बेचारा गया, मर ही जाएगा, इतनी गर्मी में सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। साथ में बायोटिक और एबायोटिक चीजें उनको चाहिए होती हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म है, हर एक स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म रह पाता है ड्यू टू द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अभी मैंने आपको पोलर बियर का एग्जांपल दिया, तो पोलर बियर को एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है? आइस, लिविंग तो नहीं है आइस, बर्फ, लेकिन वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है क्योंकि उसकी बॉडी पे इतने सारे फर है, गर्म जगह पे वो नहीं रह सकता, मर जाएगा गर्मी की वजह से। ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जो ठंडी जगह पर नहीं रह सकते। जैसे एक मैं आपको बात बताता हूं, मेरे को है ना डॉग्स बहुत पसंद थे बचपन में, तो हम एक बार ये पहाड़ की जगह में गए घूमने के लिए, वहां पर मैंने देखा डॉग्स हैं भाई, मस्त डॉगी घूम रहा था। अब हमारे रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, हम उनके यहाँ ठहरे हुए थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि क्या मैं प्लीज एक पपी को ले जा सकता हूं अपने साथ। उन्होंने बहुत समझाया, बट मैं लेके आ गया उस पपी को। और वो पपी जैसे जैसे थोड़ा यहां आया, जिस जगह पे मैं रहता हूं दिल्ली के अंदर, वहां वो बीमार पड़ने लग गया यार। बीमार पड़ने का उसका रीजन पता है क्या था? मैं डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने बोला कि ये जो पपी है ये कहां पर रह सकता है, ये एक कोल्ड जगह पर रह सकता है, और आप कहां पर लेकर आ गए हो इसको? गर्म जगह पर लेकर आए हो। सिंपली हम लोग जब गए उधर ही जहां पर जाना था हमें, हिल स्टेशन साइड में जो हमारे रिलेटिव का घर था, वहां मैंने उस पपी को छोड़ा, वो वापस से नॉर्मल हो गया, कोई उसको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप समझ सकते हो कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रह सकता है। जो ठंडे हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो ठंडे में रहेंगे, गर्म वाले गर्म में, है ना। तो यही चीज हमें समझाने की कोशिश करी गई है। देखिए, चैप्टर में आगे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप सबको बतानी है। अभी जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीजें हम समझते जा रहे हैं, इसके बीच से जो चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको कहां से मिलेंगे? बुक के पीछे के क्वेश्चन से तो काम चलने वाला नहीं है, तो वो आपको मिलते हैं कहां पर? सैंपल पेपर्स के अंदर। ये सैंपल पेपर कैसे एक्सेस कर सकते हो? जैसे ही आप ज्वाइन के बटन पे क्लिक करोगे आप सैंपल पेपर एक्सेस कर पाओगे। बहुत इजीली ये आपने एक्सेस कर लिए सैंपल पेपर। चलिए, अब क्या सिर्फ आपको सैंपल पेपर और नोट्स साइंस के मिलेंगे? नहीं, इंग्लिश के, मैथ्स के, एसएसटी के, हिंदी के, साथ में साइंस के हर एक चैप्टर के सैंपल पेपर नोट्स आपको मिलने वाले हैं तुरंत। जैसे ही आप मेंबर बनोगे, कम्युनिटी टैब में जाओ, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा नोट्स और सैंपल पेपर के, और ऑन द लेटेस्ट एनसीईआरटी, बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड, एक जैसे ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एक पॉन्ड के अंदर हमने देखा कि बहुत सारी एक ही वैरायटी की फिशेस प्रेजेंट है, तो हम क्या बोल देंगे उसको? पॉपुलेशन। सेम काइंड लिविंग टुगेदर इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट एट अ गिवन टाइम। ऑल द फिशेस ऑफ वन स्पीशीज इन अ पॉन्ड, एक ही स्पीशीज की, एक ही वैरायटी की मछलियां पॉन्ड के अंदर आपने देखी, तो हम क्या बोल देंगे? ये उनकी पॉपुलेशन है। इसके बाद कम्युनिटी। कम्युनिटी इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। कम्युनिटी, जैसे अगर आप एक जंगल के अंदर जाएंगे तो वहां आपको एक कम्युनिटी देखने को मिलेगी, अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे। फॉक्स, और क्या चीज है भाई? रैबिट्स देखने को मिलेंगे, डॉग्स देखने को मिलेंगे। भाई ये क्या चीज है? यहां पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म, मंकी, वुल्फ, ये सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे जंगल में, जो एक ही जगह को शेयर करके रह रहे हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट भी कर रहे हैं। बट कभी कभी इनके इंटरैक्ट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो जाता है। अरे भैया साफ साफ बताओ ना, कैजुअल से आप कहना क्या चाहते हो? अगर मैं आपको साफ साफ बताऊं तो कैजुअल का मतलब ये कि जैसे अगर आप जंगल में गए तो साइंटिफिकली उनके इंटरेक्शन को क्या बताया जाता है कि जंगल में आप गए, आपने एक शेर को देखा, उसको अगर दिख रहा है वहां पर रैबिट तो वो उसको खा जाएगा, या उसको ज़ीब्रा दिख रहा है उसको खा जाएगा। तो इसको भी साइंस की लैंग्वेज में इंटरेक्शन ही माना जाता है। तो भाई ये इंटरेक्ट करने का तरीका बड़ा कैजुअल है। अब बात करते हैं कम्युनिटी इंटरेक्शन के और एक तरीके की एग्जांपल की। देखिए, विंड, वाटर, एनिमल सच एज बीज, बर्ड्स, बैट्स,
ये पोलेंस कैरी करते हैं। आप पोलन जानते हैं ना, जो फ्लावर्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, है ना। पोलेंस जो होते हैं वो ये कैरी करते हैं और कैरी करके दूसरे जगहों पर, ठीक है, कैरी पोलेंस फ्रॉम स्टेमन टू कार्पल, दूसरी जगहों पर जो दूसरे फ्लावर के कार्पल्स होते हैं वहां तक लेके जाते हैं। समझो, अब ये हमारा एक फ्लावर था, ओ भाई भाई, अब यहां आप देख सकते हो कि स्टेमिन के पास क्या थे, बहुत सारे पोलेंस थे। अब ये बर्ड, बी, बैट या बहुत तेज हवा या ये पोलन गिर गया जमीन पे और वाटर से ट्रांसपोर्ट होके दूसरे फ्लावर तक पहुंच गया और यहां से ट्रांसपोर्ट हो गया। अब ये आपको पता है कि क्या होगा, पोलन से एक नए फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, एक नए फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। बहुत इजीली हम समझ सकते हैं इस बात को। तो ये कम्युनिटी इंटरेक्शन का मतलब था। इसके बाद बताया गया है इकोसिस्टम के बारे में। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन अ बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स एबायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स एबायोटिक एनवायरनमेंट। समझिए क्या बताया हुआ है, बहुत सिंपल बात बताई हुई है। लिविंग थिंग्स जब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है, एक इकोसिस्टम। एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। आप क्लासरूम के अंदर जाते हैं तो वो क्या है, एक इकोसिस्टम है। आप क्या हो, लिविंग थिंग। आप किससे इंटरेक्ट कर रहे होते हो, अपने बेंच पे जाके बैठ जाते हो। मोस्टली जो बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जो लिखने वाले हैं, कल एग्जाम है और कूल समझने वाले अपने आप को, वो कहां इंटरेक्ट करते हैं, पीछे जाकर लास्ट बेंच पे, बैक बेंचर। समझ सकता हूं मैं, आई एम ऑल्सो फ्रॉम योर गैंग। पीछे लास्ट में बैक बेंचर बन जाते हो, क्लास में सबसे लास्ट में बैठते हैं। अब जो क्लासरूम है वहां पर अगर हम लोग देखें तो वो एक खुद में एक इकोसिस्टम है, सही है। ऐसे ही अगर हम लोग पार्क की बात करें, पार्क में जाते हो ना घूमने के लिए, पार्क नहीं होता, वो पार्क होता है। प्लीज, पार्क में आप लोग जाते हो घूमने के लिए, वो भी एक खुद में क्या है, इकोसिस्टम है। अब देखिए, इकोसिस्टम जनरली दो टाइप का होगा। अलग अलग इकोसिस्टम्स होते हैं, बट अभी हम समझेंगे और थोड़ा डिटेल में। तो एक हमारा इकोसिस्टम हो गया एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब वाटर के अंदर, जैसे ओशंस, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, इसके अंदर जो फिश रह रही हैं वो क्या है, वो अपने इकोसिस्टम के अंदर रह रही है। अब देखिए, इकोसिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है। एक बार ऐसे ही मैं घूमने के लिए कोस्टल एरिया में चले गया था, वहां से मैं मछली ले आया। भाई पता नहीं क्यों मुझे जू खोलने का शौक था बचपन में, वहां से मैं फिश लेकर आ गया और मैंने यहां पर फ्रेश वाटर के अंदर उस फिश को डाल दिया, क्योंकि हमारे यहां तो भाई था ही नहीं वो ओशन वाला वाटर। अब क्या हुआ, वो फिश मर गई। फिर मेरे को पता चला बाद में, जब मैंने साइंस पढ़ी, क्लियर हुआ, क्योंकि तब मैं बहुत छोटा था, मुझे क्लियर हुआ। अब जब साइंस वगैरह पढ़ी आगे हायर क्लासेस में, तब समझ में आया कि जो सलाइन वाटर में रहने वाली मछलियां होती है वो ऑब्वियसली जो हमारे घर पर यूज होता है मीठा पानी, उसके अंदर सरवाइव नहीं कर सकती, मर जाएंगी। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का खुद का एक इकोसिस्टम होता है जहां वो सरवाइव कर सकते हैं। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम जैसे पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, ओशन के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं वो लैंड वाले इकोसिस्टम में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मछली को आप बाहर ला दो, मर जाएगी। फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ गया, जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, डेजर्ट हो गए, फार्म्स हो गए, ये भी क्या है, खुद का इकोसिस्टम है। इसके बाद आते हैं ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। स्टार्टिंग में मैं अभी इस चैप्टर के जब इकोसिस्टम वाला पार्ट आपको बोल रहा था, तब मैंने बोला था कि दो पार्ट होते हैं इकोसिस्टम के। तो मोस्टली वो दो पार्ट कौन से होते हैं, ये तो क्या है, दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम। देखिए, नेचुरल इकोसिस्टम इसको क्यों बोला गया है, बिकॉज ये नेचर के अंदर ऑटोमेटिकली फॉर्म हुआ है। फिर आते हैं ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। जैसे हमने क्या करा, ये अपना पूरा देखो, फार्मिंग के लिए हमने क्या करा, एग्रीकल्चरल फार्म तैयार कर लिया, पार्क बना लिए, जाओ भाई पार्क में घूमेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, यो करेंगे। और उसके अलावा हमने फिश के लिए पॉन्ड्स बनाया। कुछ लोग पता है मछलियों को भी पालते हैं, उनको भी पालते हैं सो दैट दे कैन सेल देम एंड अर्न। क्या अर्न करने के लिए,
पैसे अर्न करने के लिए, जिससे वो फ्री फायर में यूसी खरीद सके। बेटा तुम सबको जानता हूं मैं, तुम सब फ्री फायर वाले हो, कुछ पबजी वाले, बीजीएमआई वाले भी होंगे। चलिए, इंटरडिपेंडेंस इन इकोसिस्टम। देखिए बायोटिक चीजें एबायोटिक चीजों पर डिपेंड करती हैं। अगर हम बोले कि लिविंग थिंग्स सफिशिएंट इनफ है सरवाइव करने के लिए खुद से इकोसिस्टम में, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स को क्या चाहिए होती है बेटा? सनलाइट चाहिए होती है, CO2 चाहिए होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। और सनलाइट और CO2 क्या है? क्या लिविंग है, नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग, एबायोटिक कंपोनेंट। साथ में प्लांट्स को सॉइल भी चाहिए होती है, सॉइल भी नॉन लिविंग होती है भाई। प्लांट उग ही नहीं पाएगा, उगेगा ही तब जब उसको क्या होगा, हम लोग सो करेंगे सॉइल के अंदर, उग ही नहीं पाएगा बिना सॉइल के तो प्लांट। इसके बाद बता है एबायोटिक, ऑन बायोटिक। प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। रूट्स प्रिवेंट करती हैं सॉइल इरोजन की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं लिविंग थिंग्स। अब जैसे प्लांट है, वो भी बहुत हेल्प करता है सॉइल की, सॉइल को होल्ड करके रखता है, मूव नहीं करने देता। अगर सॉइल को होल्ड नहीं करेंगे प्लांट्स के रूट, तो वो उड़ती रहेगी, वेस्ट हो जाएगी। फॉरेस्ट की मदद से एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है। प्लांट्स जो हैं वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। फीडिंग रिलेशनशिप, हु ईट्स हुम। देखिए ये रिलेशनशिप के अंदर हम समझेंगे कि कैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, कौन किसको खाता है। सबसे पहले तो आप सब बच्चे मोमोज खाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, आई कैन सेंस इट। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो कोई चीज बना रहे हैं। अब बात करी जा रही है प्रोड्यूसर्स में ऑटोट्रोफ्स की। ऑटोट्रोफ कौन हो गए? ऑटो, ऑटोमेटिक, ट्रोफ मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन खुद से बनाते हैं, वो कौन हो गए? ऑटोट्रोफ्स। जैसे कि प्लांट्स, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। अब कुछ महान बच्चों को लग रहा होगा कि हम भी तो ऑटोट्रोफ हैं, हम भी तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। भाई आप अपना खाना खुद कैसे बनाते हो? आप मार्केट से खरीदते हो ना सब्जियां, आप खुद उगाते हो क्या सब्जियां? सर हम फार्मिंग की एक्टिविटी करके उगा लेंगे। भाई वो ग्रो करने का, उन सब्जियों को फॉर्म करने का काम तो प्लांट्स, ट्रीज यही करते हैं ना। तो वो ग्रो करते हैं, अपना फूड खुद से बनाते हैं, और फिर हम उस फूड को लेते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं। कंज्यूमर्स को क्या बोलते हैं? हेट्रो। हेट्रो का मतलब ही याद होता है रखना, डिपेंड्स ऑन अदर फॉर। ट्रोफ्स का मतलब हमें पता है न्यूट्रिशन, दूसरों से डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन। जैसे हम ह्यूमंस, हम क्या करेंगे? फटाफट जाएंगे पेड़ से एप्पल तोड़ेंगे, खा जाएंगे। वेयर एज ट्री क्या करता है? अपना न्यूट्रिशन खुद से बनाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, देखिए जो अभी आ रहे हैं उस क्वेश्चन के लिए, अभी रुको थोड़ा सस्पेंस बनाता हूं मैं उस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं, फिर आपसे ऑटो और हेटेरोट्रोफ वाले में थोड़ा सा कंफ्यूज करके पूछूंगा क्वेश्चन। देखिए एक और हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस क्या? वो वाले एनिमल्स या वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ क्या खाते हैं? प्लांट्स, सच एज डियर। कार्निवोर्स, वो वाले एनिमल्स जो सिर्फ मीट खाते हैं, या फिर आप मीट बोल सकते हो। ओमनिवोरस, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को खा लेते हैं, सच एज क्रोज, फॉक्सेस एंड ह्यूमंस। अब बात करते हैं हमारे तड़कते भड़कते सवाल के लिए। अगर मैं आपको बोलूं कि जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं वो तो खुद से अपना फूड बना रहे हैं, और हेटेरोट्रोफ्स जो दूसरों से अपना फूड ले रहे हैं, सही बात है। अगर मैं आपको बोलूं कि जो हेटेरोट्रोफ्स हैं वो ऑटोट्रोफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो उनके बिना जिंदा नहीं रह सकते। बट कुछ बच्चों का जवाब अगर ये होगा कि सर कार्निवोरस जो हो गए वो तो सिर्फ मीट खाते हैं, अदर एनिमल्स को खाते हैं, तो वो ऑटोट्रोफ्स यानी कि प्लांट्स के ऊपर कैसे डिपेंड हुए? ये बात तो गलत हो गई भाई साहब। अगर हम लोग यहां पर लेपर्ड या टाइगर की बात कर रहे हैं, तो टाइगर क्या खाता है? सपोज करिए टाइगर ने खाया डियर को। डियर कैसे ग्रो कैसे हुआ है? डियर क्या खाता है? ग्रास। यानी कि अल्टीमेटली
कार्निवोरस, ओमनीवोरस, किसी को भी ले लो, हर्बीवोरस को ले लो, सब किस पे डिपेंड है? ऑटोट्रोफ्स यानी कि प्लांट्स पे फॉर देयर न्यूट्रिशन। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। यार बार बार ये मेरा एक फेवरेट डायलॉग बन गया है कि प्लांट्स बेचारे हमें फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन हमें वाईफाई नहीं देते। अगर वाईफाई दे रहे होते तो शायद हर एक बच्चा अपने सर पर एक गमला उगाकर घूम रहा होता। कितनी बुरी बात है ना कि बस हमें खाने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए दे गिव अस फूड, साथ में हमें वो ऑक्सीजन देते हैं। कितनी सैड बात है। सरवाइव करने के लिए कितनी दो इंपॉर्टेंट चीजें दे रही है, वाईफाई नहीं दे रहे। पर अब बात करी जा रही है डीकंपोजर्स की, यानी कि सैप्रोट्रोफ्स की। ऑर्गेनिजम्स सच एज फंगस एंड बैक्टीरिया, ये डेड एंड डिकेइंग चीजों को खाते हैं। क्या इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो मोटूलाल? जरा दो भाई। अरे भैया अभी रुको, बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूं। जब भी मैं स्कूल जाता था ना, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि रास्ते के अंदर एक दिन मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ है। कुछ दिन बाद जब मैं वापस से उस रास्ते से जा रहा था, तो मैंने ऑब्जर्व करा कि वो चूहा अचानक से गायब हो गया। लेकिन वो चूहा गया कहां? देखो, उस चूहे को किसी भी बिल्ली ने नहीं खाया, किसी भी और ऑर्गेनिज्म ने नहीं खाया। धीरे धीरे करके वो माउस जो है, इट गॉट डीकंपोज। डीकंपोजर्स जो होती है ना, जैसे फंगस और बैक्टीरियाज हो गए कुछ, वो क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर को खाकर अपना पेट भर लेते हैं, सड़ी गली चीजों को खा जाते हैं। अब आपने फंगस देखी भी होगी, आप कभी आपके घर में ब्रेड ब्रेड रखे रह जाएंगे ना पुराने, तो उस पर व्हाइट व्हाइट सी चीज, जिसको फफूंद बोलते हैं हिंदी में, वो आ जाती है, ग्रीनिश ग्रीनिश सी चीज आ जाती है। खा के देखना बेटा, मजा आ जाएगा। सीधे एक हफ्ते के लिए स्कूल से छुट्टी, मजे ही मजे। चलिए अब वापस से मैं आपको समझा देता हूं कि मैं चाहता हूं कि अच्छे प्यारे नन्हे मुन्ने हमारे बच्चे, नन्हे मुन्ने तो नहीं यार, तुम बहुत बड़े हो यार, सच में बहुत बड़े हो, बहुत स्मार्ट भी हो तुम लोग यार, बढ़िया से बढ़िया एग्जाम के अंदर स्कोर करो। इसीलिए मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूं कि सैंपल पेपर लगा लेना भाई, अच्छे नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। अंडरस्टैंडिंग फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। अब समझते हैं फूड चेन क्या होती है, बहुत सिंपल तरीके से। देखिए यहां पर आपको ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इनको खाया डियर ने, डियर को खाया टाइगर ने, ये क्या बन गई? हमारी फूड चेन। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अ लीनियर सीक्वेंस शोइंग द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। लीनियर क्यों है? ये देखिए, 1 2 3 सीधा स्ट्रेट, समझ में आया? इसके बाद फूड वेब क्या होता है जरा समझते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि इस डियर को ये टाइगर ही खाए, लेपर्ड भी तो खा सकता है। खा सकता है नहीं खा सकता? बिल्कुल खा सकता है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी फूड चेन्स को जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? फूड वेब। अब यहां देखिए एक एग्जांपल दे रखा है, ये कुछ क्रॉप ग्रो हो रहा है, इसको किसी इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने, स्नेक को कौन खा गया? ईगल। पर जरूरी नहीं है कि यही प्रोसेस चले, है ना भाई? देखो फ्रॉग को कोई और ऑर्गेनिज्म भी खा सकता है, जरूरी नहीं है स्नेक ही खाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसे ही जब बहुत सारी फूड चेन्स एक साथ जुड़ जाती हैं तो क्या बनती है? फूड वेब। अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड फूड चेन्स इन अ इकोसिस्टम। टॉपिक लेवल, द स्पेसिफिक पोजीशन एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज इन फूड चेन। अब समझते हैं टॉपिक लेवल क्या है। सबसे पहले समझिए, देखिए ये क्या हो गए हमारे? ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर। ये क्या हो गए हमारे? ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड ग्रो कर रहे हैं, ये प्रोड्यूसर हो गए। इसके बाद कौन हो गए? हर्बीवोरस आ गए। अब ये फर्स्ट, हम लोग इसको क्या बोल देंगे? फर्स्ट। ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे है। कार्निवोरस, ये टाइगर जो आ गया, ये थर्ड पे आ गया। अब इसके अंदर अलग अलग और लेवल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सही है, समझ में आ रहा है? आई होप आपको बहुत ही इजी है। तो ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं? द स्पेसिफिक पोजीशन एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज इन अ फूड चेन। अलग अलग ट्रॉपिक लेवल के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग ट्रॉपिक लेवल होते हैं जहां वो एग्जिस्ट करते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल। अब समझते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन के बारे में। देखिए सबसे पहले आता है म्यूचुअलिज्म।
म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसके अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिट करते हैं। जैसे हनी बीज क्या करती हैं, हनी बीज जाती हैं फ्लावर्स से और उनके नेक्टर से हनी ले लेती हैं, सही है। और फ्लावर्स को भी एक फायदा होता है कि उनका पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है, यानी कि जो उनके पोलेंस है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म का मतलब क्या है, एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट करता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है इट इज अनइफेक्टेड, उसको कोई बेनिफिट भी नहीं होता, नुकसान भी नहीं होता। जैसे ऑर्किड्स का एग्जांपल दिया गया है, ये ग्रो होते हैं ऑन द ट्री ब्रांचेस, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता दूसरे ऑर्गेनिज्म को। इसके बाद दिया गया है पैरासाइटिज्म। भाई यहां पर यार ये फोटो देखो, अब यहां पर ये बेचारा डॉगी सो रहा है और एक पैरासाइट आया और इस डॉगी का ब्लड क्या करने लग गया, सक करने लग गया, अपना पेट भरने के लिए इसका खून चूसने लग गया। टिक्स फीडिंग ऑन अ डॉग्स ब्लड। अब यहां पर क्या हो रहा है, क्या डॉग का कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नुकसान हो रहा है, खून कम हो रहा है बेचारे का। और टिक्स का क्या बेनिफिट हो रहा है, उनको खाने को मिल रहा है। तो ये ऐसा इंटरेक्शन हो गया जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म का तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरे का नुकसान हो रहा है। भाई साहब ये बहुत गलत चीज है भाई, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब क्या बताया गया है हमें, ह्यूमन इंपैक्ट एंड कंजर्वेशन। देखिए इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर सिर्फ हम ही एग्जिस्ट नहीं करते, और भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अगर हम इकोसिस्टम के अंदर ट्रीज को कट करेंगे तो ऐसा थोड़ा ना कि हम ही ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं, और भी ऑर्गेनिज्म भी तो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, उनको भी नुकसान होगा। तो देखिए इकोसिस्टम मेंटेन करता है डायनेमिक बैलेंस थ्रू competition and resource sharing. Human intervention like overfishing, pollution इसको डिसरप्ट कर सकता है। देखिए हम जो पॉल्यूशन करते हैं, एयर को इतना पॉल्यूटेड बना दिया है, उससे और भी तो ऑर्गेनिज्म को नुकसान है, हमें भी है और भी ऑर्गेनिजम्स को नुकसान है। द केस ऑफ द इंडियन बुल फ्रॉग इन द 1980s, ओवर एक्सपोर्टिंग फ्रॉग्स led to an increase in agricultural pest, forcing the use of harmful synthetic pesticides. आप जानते हो जो फ्रॉग्स हैं इनका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, ये कीड़े मकोड़े खाते हैं। अब खेतों के अंदर जब ये ऐसे ही घूमते रहते थे तो कीड़े मकोड़े खा लेते थे, बट इन फ्रॉग्स को क्या करना स्टार्ट करा गया, इन फ्रॉग्स को इंडिया के अंदर क्या करा, इन फ्रॉग्स को पकड़ पकड़ के एक्सपोर्ट करने लगे, दूसरे देशों को देने लगे। अब जब दूसरे देशों को इन फ्रॉग्स को दे दिया तो इनकी कमी होने लगी इंडिया में। इनकी कमी होने के कारण जो कीड़े मकोड़े थे, पेस्ट थे, वो खेत के अंदर आने लगे और उन्होंने पूरे जो क्रॉप्स थे उनको डिस्ट्रॉय करने लगे, खराब करने लगे। अब क्या करा गया, अब इसका सॉल्यूशन ढूंढा गया, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या यूज करें, हार्मफुल सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करा गया। पेस्टिसाइड मतलब कि उन कीड़ों को मारने की दवाई डाली गई। इसका जबकि सिंपल सा सॉल्यूशन था कि फ्रॉग्स को जिंदा रहने देते, उस इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करने देते, वो कीड़े मकोड़े खा के अपने आप खत्म करते रहते। प्रोटेक्टेड एरियाज एंड कंजर्वेशन, कुछ एरियाज हैं हमारी कंट्री के अंदर विच आर प्रोटेक्टेड, सच एज सुंदरबंस, which is world's largest mangrove forest. It is a UNESCO World Heritage. ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स, बट इट इज थ्रेटेंड बाय डिफॉरेस्टेशन। यहां पर डिफॉरेस्टेशन काफी ज्यादा हो रहा है। इलीगल हंटिंग गवर्नमेंट ने बैन करी हुई है, बट बंदे जाते हैं मजे मजे में एनिमल्स को हंट करते हैं। एंड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की वजह से भी सुंदरबन काफी ज्यादा डैमेज हो रहा है। प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व सच एज जिम कॉर्बेट, मानस, नीलगिरी, ये क्या है, ये वो सारी जगह हैं जहां पर ह्यूमंस को कुछ एक्टिविटीज करने से बैन है। जैसे ह्यूमंस हंटिंग नहीं कर सकते, हंटिंग तो वैसे हर ही जगह बैन है। यहां पर अपने घर नहीं बना सकते, मन कर रहा है ह्यूमंस का कि घूम रहे हैं मजे से, वो सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। मतलब एनिमल्स को यहां डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उनका जो नेचुरल प्रोसेस है रहने का उसमें हम डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर सकते। ये एसेंशियल है फॉर कंजर्विंग
एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड हैबिटेट। सब कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, ऐसी स्पीशीज होती हैं जो खत्म होने की कगार पर आ गई हैं, जो खत्म हो सकती हैं। उनको बचाने के लिए बहुत जरूरी है ये एक्टिविटी करना। अब यहां पर बताया गया है सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, द ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए, एक समय था इंडिया के अंदर जब खाने की इतनी कमी हो गई थी कि खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिया के उस समय के, उन्होंने बोला था कि प्लीज एक दिन का फास्ट रखिए, सब लोग एक दिन के लिए भूखे रहिए क्योंकि खाने की बहुत कमी है देश के अंदर। तो फिर क्या हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर मशीन्स का इस्तेमाल करने लगे लोग। किसके लिए? फार्मिंग के लिए। केमिकल्स का इस्तेमाल करने लगे कि क्रॉप्स फटाफट से ग्रो हो। लेकिन यहां पर हमारा तब सॉल्यूशन तो हो गई प्रॉब्लम की, क्रॉप्स तो ग्रो हो गए, बट लॉन्ग टर्म इशू सच एज सॉइल की जो क्वालिटी थी वो डिग्रेड होने लगी। बार बार सॉइल्स में हार्मफुल केमिकल्स डाले जाएंगे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, तो सॉइल क्या होगा? खराब हो जाएगा। ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने लगा। अब लोगों को जब क्रॉप्स को ग्रो करना है तो उन्हें पानी भी चाहिए। अब पानी के लिए क्या यूज करते हैं लोग? गांव वगैरह में आपने देखा होगा ट्यूबवेल यूज करते हैं। हैंडपंप होता है ना, तो हैंडपंप को आप हटा दीजिए और वहां पर आप एक मोटर लगा दीजिए जो कि जमीन से पानी बहुत स्पीड से खींचे। अब जमीन के अंदर जो वाटर स्टोर है उसको बहुत ही स्पीड से लोग यूज करने लगे, तो ग्राउंड वाटर भी क्या होने लगा? डिप्लीट होने लगा, खत्म होने लगा। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। अब ये जो मॉडर्न फार्मिंग के तरीके हैं, इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है? मोनोकल्चर, ग्रोइंग वन क्रॉप रिपीटेडली रिड्यूसेस डाइवर्सिटी एंड इफेक्ट्स पॉलिनेटर्स। देखिए, बार बार हम एक ही टाइप के क्रॉप को ग्रो करेंगे तो पॉलिनेटर्स क्या होंगे? इफेक्ट होंगे, और डाइवर्सिटी, अलग अलग टाइप के हमें क्रॉप्स, अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स का यूजेज कम देखने को मिलेगा, जिससे हमें नुकसान होगा। केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज होने लग गए हैं। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? फ्रेंडली सॉइल माइक्रोब्स को मार देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। इसके बाद हमें बताया गया है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव, ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग। आपने ये ऑर्गेनिक फार्मिंग तो सुना भी होगा। जो ऑर्गेनिक हमारी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, बिकॉज इनको ग्रो करने के लिए कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। अब यहां पर यह बताया गया है कि एक इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट है जिसके अंदर सॉइल के नरिशमेंट के बारे में बताया गया है, एंड यूजिंग नेचुरल जो मैन्योर होते हैं, कुनापा जाला, उसका इस्तेमाल करना। इसको क्या बोलते हैं? वृक्ष आयुर्वेदा। उसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन करी गई हैं, कैसे हम लोग सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, चैप्टर हमारा यहीं पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से फिनिश होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आया हो। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स और सैंपल पेपर चाहिए तो आप फटाफट से ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबर बन जाइए और नोट्स और सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करके अच्छे से अच्छा स्कोर करिए। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टिल देन।